Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about averages. Okay. आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है. इसको किए बिना आप किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में बैठने की सोच भी नहीं सकते. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट एवरेजेस. ओके, एवरेज का एक बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला होता है. एवरेजेस इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय नंबर. ओके, यही तो होता है भाई. किसी भी चीज़ का मुझे एवरेज बताना है, बीच की वैल्यू को ही तो एवरेज कहा जाता है. सिंपल, हम अगर हमें दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ दी गई हैं तो हम उन्हें ऐड करेंगे, जितनी वो वैल्यू है उनसे उसे डिवाइड कर देंगे, अपना एवरेज आ जाएगा. ओके, लेकिन लेट्स सपोज अगर मेरे पास कुछ रैंडम नंबर है जैसा कि 48 और 50 और लेट्स सपोज 52 और 53 और एक ले लेता हूँ 47 और एक 54. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इन नंबर्स का एवरेज निकालना है. तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा? देखो, अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूंगा, कन्वेंशनल मेथड से करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा, सबसे पहले मैं इन्हें सम करूंगा. 48 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 47 प्लस 54 और फिर मैं इन्हें डिवाइड करूंगा. 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 नंबर है. फिर मैं इन्हें 6 से डिवाइड करूंगा, तब जाके मुझे इनका एवरेज मिलेगा. ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, अब ये तो नंबर छोटे हैं और इसका सबसे पहले मुझे सम करना पड़ेगा, फिर टोटल जितने भी नंबर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है. ओके, अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ एवरेज निकालने का. आपको याद हो 9th और 10th क्लास में हमने एक मेथड पढ़ा था, अज्यूम्ड मीन मेथड. ओके, उसके ज़रिए से हम इसका एवरेज निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे? देखो, उसमें हमें करना क्या होता है, सिंपल, हमें एक इनके बीच का नंबर मान लेंगे, कोई एक इनका मीन अज्यूम कर लेंगे, कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लेंगे. और मेरा सजेशन ये रहेगा कि इन्हीं के बीच का कोई नंबर अज्यूम कीजिए. इन्हीं के बीच का कोई नंबर अज्यूम जब आप करोगे, और ऐसा नंबर अज्यूम करना है जिससे जोड़ना घटाना आपको ईजी पड़ सके. वरना अगर आपने कोई दूसरा नंबर ले लिया, कोई मुश्किल सा नंबर ले लिया, फिर से आप अपनी कैलकुलेशन बढ़ा लोगे. और ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो सके और हमारा आंसर जल्दी से जल्दी और एक्यूरेट आ सके. ओके, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक मीन को अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स सपोज 50. ओके, अब सिंपल मुझे करना क्या है, मुझे ये चेक करना है कि ये जितने सारे नंबर हैं 48 50 52 53 47 54, ये इस पर्टिकुलर अज्यूम जो मैंने मीन को अज्यूम किया है इससे कितने डिविएट कर रहे हैं. डिविएट करने का सीधा सा मतलब है कि सारे नंबर्स में से हम 50 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे और जो भी होगा वो उनका डिविएशन होगा. ओके, तो अगर मैं 48 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 48 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे -2 मिलेगा. 50 माइनस 50 करेंगे तो मुझे 0 मिलेगा. 52 माइनस 50 करेंगे तो मुझे +2 मिलेगा. 53 माइनस 50 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? +3 मिलेगा. 47 माइनस 50 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? -3 मिलेगा. 54 माइनस 50 करेंगे तो क्या होगा? +4 आ जाएगा. अब ये जितने भी सारे हमारे डिविएशन आए हैं, -2 0 +2 +3 -3 +4, ये जितने भी डिविएशन आए हैं, अब सिंपल हम इन्हें प्लस कर लेंगे. और देखो यहाँ पर कितना ईजी हो जाएगा. -2 +2 विल गेट्स कैंसल्ड आउट, +3 -3 कैंसल आउट, बचा क्या? सिर्फ अपने पास +4 बचा. और अब हम क्या करेंगे, 50 + 4 इसे 6 से डिवाइड करके, क्योंकि टोटल नंबर 6 है और ये +4 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 6, मतलब 6 के 6 लोगों में. ओके, अब हम इसे सोल्व करेंगे और जो भी आएगा उसे 50 में ऐड कर देंगे. 2 2 आर 4, 2 3 आर 6. तो यहाँ पर क्या है, 2/3. और 2/3 की वैल्यू क्या होती है? 0.66 होती है. परसेंटेज मैंने आपको बताया था, रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन जो आपको बताया था, वो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. ओके, 2/3. आप इसे वैसे भी करके देख सकते हो यार, सिंपल से तो है. 2 डिवाइडेड बाई 3, 0.66 ही आना है. तो 50 प्लस 0.66 जब इसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? 50.66. ये हमारा एवरेज आ चुका है इन सारे नंबर्स का. ओके, अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मैं 50 न लेकर के किसी और नंबर को अज्यूम कर लूं तो क्या होगा? आप कुछ भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं. अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, इनका डिविएशन निकालोगे, सम करोगे, जो भी करोगे इस प्रोसेस में जो बताया गया है, तो आपका एवरेज बिल्कुल यही आएगा, सेम यही आएगा. इससे ज़रा भी इधर उधर नहीं हो सकता. ओके, अब हमने इस कॉन्सेप्ट को देख लिया, ये आपको बताना ज़रूरी था
अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, और बेहतर तरीके से समझेंगे कि एवरेज को क्वेश्चन में पूछा कैसे जाता है। एवरेज हम सभी जानते हैं, एवरेज होता क्या है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। लेकिन इस तरीके से ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बड़े ही कॉम्प्लेक्स तरीके से पूछा जाता है। तो इसी वजह से हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उन क्वेश्चंस के जरिए से एवरेजेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन में एवरेज को कैसे पूछा जाता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। इफ द एज ऑफ अ टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ द टीचर। देखो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई 50 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है और उनका जो एज का एवरेज है वो कितना है, 20 ईयर्स है। सिंपल। अब मैं इसको एक बार एवरेज की फॉर्म में लिखता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला अपना क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, ये तो होता है। अब यहाँ पर एवरेज कितना दे के रखा है, 20 दे के रखा है और सम हमें नहीं पता है, हमें सम को फाइंड आउट करना है। तो 50 बच्चों की एज का सम हमें फाइंड आउट करना है। टोटल बच्चे कितने हैं, 50। तो यहाँ से जो 50 बच्चों की एज का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 50, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर। तो 5 2 इज 10। तो यहाँ पर उनकी एजेस का सम कितना आ गया, टोटल 1000 आ गया। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई अगर एक टीचर और आ जाए, उस टीचर के आने से एवरेज 2 साल बढ़ रहा है, तो टीचर की एज बताओ कितनी होगी। ओके, मैं इसे फिर से एवरेज की फॉर्म में लिखता हूं। एवरेज क्या था, सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम कितना आया अपने पास, 1000 आया। टोटल बच्चे कितने हैं, नंबर कितना है अपने पास, 50। अब ये बोल रहा है कि उसमें एक टीचर और आना चाहता है, वो भी तो कोई बंदा है, वो एक इंक्लूड होगा तो 50 में जुड़ेगा वो भी। और जब वो आएगा तो उसकी भी कोई पर्टिकुलर एज होगी, तो उसकी एज को मैं टी मान लेता हूं। ओके, और अब ये बोल रहा है कि भाई उसके आने से 2 साल एवरेज बढ़ गया। इसका मतलब पहले एवरेज कितना था, 20, तो अब एवरेज कितना हो गया, 22 हो गया। ओके, अब फाइनली इसे सोल्व करेंगे। 1000 प्लस टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 22 इंटू 51। ये 50 प्लस 1 51 हो जाएगा और ये फिर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो 22 इंटू 51 जब हम करेंगे तो मैं क्या करूंगा, ये 22 में से 2 इसे दे दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 102, ये आ जाएगा। और जब इसे फाइनली हम सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 100 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 1100, 11 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 22। सो 1122 ये हमारा इसका ही आ जाएगा। और यहाँ पर और क्या करना है हमें, 1000 प्लस टी। तो यहाँ से जब हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1122 माइनस 1000 जब हम करेंगे तो हमें फाइनल यहाँ से क्या मिलेगा, 122 साल टीचर की एज यहाँ से हमें मिल चुकी है। ओके, अब कुछ लोग यहाँ से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि 122 साल टीचर की एज कैसे हो सकती है, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन क्वेश्चन में 122 साल हो सकती है। ओके, आपको आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में 122 साल हो सकती है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन को सोल्व करने में जितना टाइम हमें लगा, मतलब हमें कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, आप देख सकते हो। और जब हम क्वेश्चन को करते हैं एप्टीट्यूड एग्जाम में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। तो उसी को सोल्व करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करूंगा। ये हमने कैसे सोल्व किया भाई, ये कन्वेंशनल मेथड है, सभी इसी तरीके से सोल्व करते हैं, कन्वेंशनल मैथ वाले जो भी हैं वो इसी तरीके से सोल्व करेंगे। लेकिन हम तो एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं ना, एप्टीट्यूड का अपना एग्जाम होगा, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ ऑब्जर्व करेंगे और उससे हम चेक करेंगे कि हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और अपना आंसर क्विकली और एक्यूरेटली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको कुछ ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ। ओके, अब आप एक बात देखो, लेट्स सपोज 5 बंदे हैं, पहले की उम्र 10 साल है, दूसरे की 20 साल है, तीसरे की 30 साल है, चौथे की 10 साल है और पांचवे की भी 30 साल है। अब मुझे इनकी एवरेज एज बतानी है, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा, मतलब इन सारों का सम मैं करूंगा और डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा, तो इनका सम कितना आएगा, 20 प्लस 10 30 30 60 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 70 और इनका सम कितना आ गया अपना 100 आ गया। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इनकी एवरेज एज कितनी आ गई, 20 साल आ गई। अब अगर इसमें कोई नया बंदा इंक्लूड होता है, कोई नया बंदा आता है, लेट्स सपोज पहले एज कितनी थी, पहले एज का सम अपना कितना था, 100 था।
अब जो नया बंदा आया उसकी जो एज है वो लेट्स सपोज 20 है, और जब वो नया आया, पहले 5 थे, जब वो नया ऐड हो गया तो टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पर कितना हो गया 120 डिवाइडेड बाई 6। तो अभी भी आप देख सकते हो कि एवरेज एज 20 ईयर्स ही है। मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या बनना है कि अगर अपना एवरेज अपना एवरेज है और उसी एवरेज को लेकर कोई नया बंदा आ रहा है तो अपने एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर पहले टोटल इनका एज का सम कितना था 100, लेकिन इस बार जो नया बंदा आया उसकी एज 26 वो लेकर आया, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 इज आर 12, 6 1 इज आर। तो यहाँ पर एवरेज देखो इस बार क्या है 21 आया, मतलब पहले एवरेज अपना कितना था 20, और जब वो बंदा आया था 20 ईयर्स अपनी एज लेकर के तो अपने एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। सिंपल, समझ रहे हो ना। लेकिन मतलब उस एग्जांपल को अभी छोड़ दो। अब क्या हुआ, अब नया बंदा है 26 एज लेकर आया, मतलब एवरेज से ज्यादा एज लेकर आया। तो उसमें क्या हुआ, उसने एवरेज को इफेक्ट किया, एवरेज को बढ़ा दिया। अगर कोई नया बंदा एवरेज से कम उम्र लेकर आएगा तो एवरेज घट जाएगा, एवरेज जितनी ही उम्र लेकर आएगा तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज से ज्यादा उम्र लेकर आएगा तो एवरेज पर डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो ये चीजें मुझे आपको बतानी थी। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन के जरिए से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे विद इन सेकेंड्स। ओके, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर कितने बच्चों की उम्र दी गई है भाई 50, मतलब 50 बच्चे हैं। ओके, और उनका एवरेज कितना दिया गया है 20, लेकिन एक नए बंदे की आने की वजह से 2 साल बढ़ गया, मतलब 2-2 साल 50 के 50 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 100 हो गया यहाँ पर सिंपल। और कम से उसके आने से क्योंकि एवरेज बढ़ा है तो वो 20 से लेट्स सपोज जो भी एवरेज पहले था उससे पहले एवरेज कितना था 20, और उसके आने पर 22 हो गया, तो इसका मतलब वो 20 से ज्यादा उम्र लेकर आया है। ओके, तो यहाँ पर 100 हो गया, 20 से ज्यादा उसके आने पर 20 हो गया, तो यहाँ पर सिंपल 20 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया अपना आंसर 122 साल। ये देखो अपना आंसर आ गया। विद इन सेकेंड्स हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो इसे एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई 50 स्टूडेंट्स थे, उसके आने से टोटल कितने हो गए 51 हो गए। वो उसे स्टूडेंट्स ही मान लो, से बंदा है, इंसानी तो है भाई, 51 हो गए टोटल, तो 51 हो गए ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो 20 से तो ज्यादा ही लेकर आया होगा, तभी तो उस पर मतलब एवरेज पर फर्क पड़ा, इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ पर 51 के लिए वो 2 ज्यादा लेकर आया, और कम से कम 20 तो वो लाया ही, उस अपना एवरेज तो वो लेकर ही आया। तो यहाँ पर क्या होगा 51 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 102, और 20 साल उसमें और ऐड कर दो जो वो अपने लेकर आया। तो यहाँ पर कितना होगा, अपने लेकर आया और औरों के लिए भी लेकर आया। तो यहाँ पर कितना आ गया 102 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 122 ईयर्स। तो ऑब्जर्वेशन के जरिए से हम क्वेश्चन को बड़े ही इजीली और क्विकली सोल्व कर सकते हैं। ये अपना कन्वेंशनल मेथड था जो मैंने आपको पहले बताया, और ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद हमने कर लिया। ओके, आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The average age of 100 people is 50 years. If a new person is included, then the new average age is 49.8. Find the age of the new person. देखो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दोनों मेथड से समझाऊंगा, कन्वेंशनल मेथड से भी और ऑब्जर्वेशन से कैसे सोल्व करना है, दोनों हम देखेंगे। ओके, एवरेज एज ऑफ 100 पीपल, भाई पीपल कितने हैं, कितने लोग हैं 100 पीपल है, और उनकी एवरेज एज कितनी है 50 है, तो टोटल 100 है ना। तो यहाँ से उनकी एज का सम निकाल लेंगे, तो 100 पीपल की एज का सम कितना आएगा 50 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा 5000 आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई उसमें नया बंदा इंक्लूड हुआ, नया पर्सन इंक्लूड हुआ, तो उसका जो एवरेज हुआ, नया एवरेज जो बन गया उस बंदे के आने से वो कितना बन गया 49.8, मतलब एवरेज रिड्यूस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो नया बंदा आया है वो एवरेज से भी कम उम्र लेकर आया है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, देखो P यहाँ से जो नया वो बनेगा, मतलब 5000 तो उनकी एज का सम था, और कितने थे में टोटल 100 पीपल में थे, तो नया बंदा ऐड हुआ 1 ऐड हुआ, और जो नया ऐड हुआ उसकी एज को मैं मान लेता हूँ P मान लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से हमें क्या करना, और उसके आने से एवरेज कितना हो गया 49.8 हो गया। सिंपल, अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 49.8 इंटू 101 माइनस 5000, और यही आपके लिए इतना टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा कि आपको दूसरे क्वेश्चन का टाइम भी ये खुद ले जाएगा।
ओके, तो आप देख सकते हो कि भाई पिछला क्वेश्चन तो फिर भी आसान था क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी इजी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में तो पॉइंट भी आ गया। अगर आप इसको 498 भी मानते हो तब भी इसको करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम इसको दूसरे तरीके से, ऑब्जर्वेशन वाले तरीके से देखते हैं। देखो कैसे होगा। द एवरेज एज ऑफ 100 पीपल इज 50 इफ अ न्यू पर्सन, मतलब 100 पीपल की पहले एवरेज कितना था, सबसे पहले ये देखते हैं। पहले एवरेज कितना था 50, लेकिन नए बंदे के आने के बाद एवरेज घट गया। कितना घटा? 49.8 हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया? -0.2 का डिफरेंस आया। मतलब 0.2 सबकी एजेस में से घटेगा, 100 की एज में से घटेगा। 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई 0.2, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 इनकी एज में से भी घटेगा सबकी। और अब अपना एवरेज कितना है फिलहाल? 49.8 है, क्योंकि एवरेज घटा तो इसमें से भी, यहाँ से भी घटेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और ये 2। ओके, तो 29.8 ये आंसर होगा, अपना फाइनल आंसर होगा ये। मतलब जो नया बंदा है उसकी एज कितनी होगी? 29.8 ईयर्स उसकी एज होगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man whose bowling average is 12.4 takes 5 wickets for 26 runs and thereby decreases his average by 0.4. The number of wickets taken by him before his last match is। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बॉलिंग एवरेज क्या होता है। बॉलिंग एवरेज अपना होता है, बॉलिंग एवरेज वो क्या होगा? टोटल नंबर्स ऑफ रन्स गिवन, टोटल नंबर्स ऑफ रन्स मतलब एक बॉलर ने कितने रन दिए, और टोटल नंबर्स ऑफ विकेट टेकन, उसने कितने विकेट लिए। ये होता है अपना बॉलिंग एवरेज। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि भाई उसके, मतलब एक बंदा है उसका बॉलिंग एवरेज 12.4 है, उसने 5 विकेट लिए, 26 रन दिए, और ऐसा करने से उसका एवरेज डिक्रीज हुआ 0.4 से। अभी बोल रहा है कि द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर हिज लास्ट मैच, तो उसने लास्ट मैच से पहले कितने विकेट्स लिए थे। ओके, जैसे सपोज मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि भाई टोटल जो उसके रन थे, टोटल रन जो उसने बनाए डिवाइडेड बाय, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि उसने x विकेट लिए पहले, लास्ट मैच से पहले उसने एक टोटल रन बनाए और x विकेट लिए, और उसका एवरेज कितना था? 12.4 था, ये तो था। तो यहाँ से मैं टोटल रन फाइंड आउट कर सकता हूँ। टोटल रन कितने होंगे? टोटल रन होंगे 12.4 इंटू एक्स, ये टोटल रन अपने बन गए। अब इसके बाद यहाँ पर जो, अब उसने क्या किया? अब उसने 26 रन और बनाए, तो 12.4x प्लस 26, ये तो होता है, सम करना पड़ेगा टोटल रन का। और नीचे यहाँ पर क्या आएगा? इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? उसने पहले कितने विकेट लिए थे, हमने कितने माने थे? लेट्स सपोज उसने x विकेट लिए थे, प्लस कर देंगे। अब उसने कितने विकेट लिए? 5 विकेट लिए। ओके, और उसका पहले एवरेज कितना था? 12.4 था, और घटकर कितना घटा? 0.4 वो डिक्रीज हुआ। ओके, अब सिंपल हम इसे सोल्व कर लेंगे। देखो, ये इक्वेशन बन गई, मतलब ये कैलकुलेशन हमने बना ली। ये मेन होता है, मतलब आप क्वेश्चन को पढ़कर क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो, कितनी जल्दी इंटरप्रेट कर रहे हो। अब तो ये क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा, लेकिन इस चीज को बनाने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, और क्वेश्चन को पढ़कर, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं, ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। अगर पहली दफा में क्वेश्चन पढ़कर आपको टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली आपको टाइम लगना है, क्योंकि जब आपको पहले ही टाइम लग जाएगा तो आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। तो चीज़ों को अच्छी तरह से समझो। अगर आपको एक क्वेश्चन में समझने में 10 मिनट भी लग रही है, 20 मिनट भी लग रही है, आधा घंटा भी लग रहा है, तो लगाओ, क्योंकि एग्जाम में आपको वो टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखो, अब सिंपल हम इसे सोल्व कर लेंगे। देखो 12.4x प्लस 26, और यहाँ पर आ जाएगा 12.4 माइनस 0.4, इट विल बिकम 12। ओके, डिवाइडेड बाय x प्लस 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12.4x प्लस 20x इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ओके, 12.4x प्लस 26 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 12x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 60। 12.4x और 12x माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.4x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस 26 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 माइनस 20 40, 40 माइनस 6 34, तो यहाँ पर 34।
तो 0.4x बराबर किसके आ गया 34 के। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 34 डिवाइडेड बाय 0.4। अब ये यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो यहाँ पर 2 5 इज आर 10, 2 2 इज आर 4, 2 17 इज आर 34। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 85। तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 85 आ गई। इसका मतलब उसने लास्ट मैच से पहले 85 विकेट्स लिए थे। विकेट्स से है ना, हाँ 85 विकेट्स लिए थे। ओके, सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुकी होगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of 4 numbers, the average of first 3 is 15 and that of the last 3 is 16. If the last number is 19, the first is। देखो इस क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे से समझता है। अपने पास कोई भी 4 रैंडम नंबर है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, उनमें से जो पहले 3 नंबर है उनका एवरेज 15 दे के रखा है, और लास्ट के 3 नंबर का एवरेज 16 दे के रखा है, और लास्ट वाला नंबर भी दे के रखा है जो कि है 19। तो हमें फर्स्ट नंबर बताना है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि वो 4 नंबर क्या है, ए बी सी और डी। मैंने ये वेरिएबल मान ली, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ओके, ए बी सी डी ये वो 4 नंबर है। ओके, अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज क्या है 15 है। मतलब ये फर्स्ट 3 पहले 3, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इनका एवरेज, यही तो एवरेज होता है। टोटल का वो सम करो, ये एवरेज अपना बन गया, और डिवाइडेड बाय जितने वो नंबर है उससे उसे डिवाइडेड कर दो। ओके, अब यहाँ से मैं इनका सम भी निकाल सकता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 15 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से इनका सम भी आ गया। इतना काम अपना हो गया। अब लास्ट के 3 वाले का भी एवरेज दे रखा है। लास्ट के 3 जो नंबर है बी सी डी, तो यहाँ पर वो भी कर लेंगे b प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू, इनका एवरेज कितना दे के रखा है 16। तो इनका भी मैं सम निकाल लूंगा b प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 48। ओके, ये भी अपना हो गया। अब ये बता रहा है कि भाई जो लास्ट वाला नंबर है d, लास्ट वाला हमने d माना हुआ है, तो d की वैल्यू कितनी है 19 है। तो अपने को a की वैल्यू बतानी है। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, d की वैल्यू जब मुझे पता चल चुकी है तो इस d को उठाकर मैं इसमें रखूंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, b प्लस सी प्लस डी कितना है 19 है, इज इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है 48 आ रहा है। मतलब मैं इसमें रखूंगा, इस वाले में, इसके सम में रखूंगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b प्लस सी इक्वल्स टू 48 माइनस 19 करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 48 में से आप 20 सब्ट्रैक्ट कर दो। 28 मिलना था लेकिन एक उसमें बढ़ा दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 29। तो b प्लस सी की वैल्यू हमें क्या मिल गई 29 मिल गई। ओके, अब ये देखो ए बी सी हमें यहाँ दे के रखा है, तो ये b प्लस सी की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 29 है, इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है 45 आ रहा है। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 45 माइनस 29 इक्वल्स टू 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा 15, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने थे 29, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो a की फाइनल वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 16। आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 3 men A B C इज 84 kg, अनदर मैन D। देखो इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको नजर आए ना, जो ज्यादा लाइंस में लिखा हुआ हो, वो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि डिफिकल्ट ही होगा। और आपको सबसे पहले करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसे क्वेश्चन को दो या तीन बार तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सिंपल उसे पहली बार पढ़ो और पढ़ते रहो, और उसको जो उसमें डाटा दिया गया है उसे लिखते जाओ, क्योंकि आप जब उसे पढ़ोगे आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। ओके, द एवरेज ऑफ वेट ऑफ, लेकिन अगर आप शुरू में जैसा अभी आप सीख रहे हो तो आप इसे पढ़ भी सकते हो, क्योंकि उस शुरू में तो टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए। द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 3 men, अब 3 बंदे हैं A B और C, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज कितना दे के रखा है 84। ओके, इनका एवरेज 84 दे के रखा है। अब ये बोल रहा है कि भाई हाँ एक चीज और, इनका सम भी निकाल लेते हैं। A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 84 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 80 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 244 इंटू 3 करेंगे 12, तो 240 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 252। ये आ गया अपने पास। ओके, अब देखो ये आगे क्या बोल रहा है कि अनदर मैन डी joins द ग्रुप एंड द एवरेज नाउ बिकम्स 80। अब कोई डी बंदा आया, उसने जब ज्वाइन किया तो एवरेज 80 हो गया। पहले एवरेज कितना था 84, मतलब एवरेज रिड्यूस हो गया, 80 एवरेज नया एवरेज हो गया। ओके,
तो जब इसमें नया बंदा डी आया, डी आया, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उसके आने से जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया, 80 kg हो गया। तो सिंपल यहाँ से इसका भी सम निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 80 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 320। ओके, ये चीज अपने पास आ गई। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ अनदर मैन, हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे कि डी की क्या वैल्यू है। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 320 है, मतलब अपने पास ए बी सी दे के रखा है और ए बी सी डी दे के रखा है। ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी सी की वैल्यू 252 है, तो यहाँ पर 252 और यहाँ पर क्या है प्लस डी, यहाँ पर प्लस डी इज इक्वल्स टू 320 हो गया ना, बाई 252 प्लस डी इज इक्वल्स टू 320 हो गया। और यहाँ से डी की वैल्यू सिंपल हम निकाल सकते हैं बाई 320 माइनस 252। अब देखो 10 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 बचा, और तो यहाँ पर 11 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 0। तो डी की फाइनल वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 68 आ गई। ओके, अभी बोल रहा है कि इफ अनदर मैन ई whose weight is 3 kg more than that of D। अब जो नया बंदा आया E, उसका वेट कितना है, D से 3 ज्यादा है। D का कितना है 68 प्लस 3 करेंगे तो उसका वेट कितना आ गया 71। तो E का वेट कितना आ गया 71 आ गया। ओके, 71 kg। अभी बोल रहा है कि जो D है उसने रिप्लेस कर दिया A को, मतलब रिप्लेसिस A, देन द एवरेज वेट ऑफ B C D E बिकम 79। अब जो नया एवरेज बना वो क्या बना, B प्लस सी प्लस डी की वैल्यू में दे के रखी है 68 है, प्लस ई की वैल्यू क्या है 71 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 4 नंबर है 4 से डिवाइड करेंगे, और नया एवरेज कितना बनना है 79 बनना है। अब सिंपल इसे सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी प्लस सी प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 139 इज इक्वल्स टू 79 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये 4 है ना, यहाँ पर 4 होगा, ये 4 बंदे हैं ना, तो 4 से वो करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b प्लस सी प्लस 139 इज इक्वल्स टू 79 इंटू 4 करने की जरूरत नहीं है, 80 इंटू 4 करो, कितना आ गया 320 आ गया, उसमें से 4 माइनस कर दो, अपने पास कितना आ गया 316 आ गया। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 316। ओके, अब b प्लस सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 316 माइनस 139, और जब हम इसे सोल्व करेंगे 316 माइनस 139, 16 में से जब 9 जाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 10 माइनस 3 यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 यहाँ पर 177 आ जाएगा। तो b प्लस सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 177। अब देखो a प्लस बी प्लस सी हमें दे के रखा है ये रहा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, a फाइंड करना है ना हमें, द वेट ऑफ a, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे 177, और ये बराबर किसके है 252 के, तो यहाँ से a की वैल्यू सिंपल हम निकाल सकते हैं 252 माइनस 177 विच इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, यहाँ पर आ जाएगा कितना आएगा 12 माइनस 7 विच इज 5, और यहाँ पर 14 माइनस 7 विच इज 75, और 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 75 kg आएगी। ओके, so this is the final answer of this question. Okay, so let's move on to the next question. The average temperature of the first 3 days is 27 and that of the next 3 days is 29. If the average of the whole week is 28.5, the temperature of the last day of the week is, देखो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि भाई हफ्ते के शुरू के 3 दिन का जो टेम्परेचर है वो 27 है। लेट्स सपोज शुरू के 3 दिन का सेम ही टेम्परेचर मान लो 27 27 27। ओके, तो जो फर्स्ट 3 डेज का टेम्परेचर है, फर्स्ट 3 डेज का जो टेम्परेचर है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और जो उसके बाद का 3 दिन का टेम्परेचर है वो कितना है, वो दे के रखा है 29 डिग्री सेल्सियस। तो इनका एवरेज टेम्परेचर 28 हो जाएगा ना, वो अभी हम फाइंड करके देखते हैं 28 ही होगा। तो यहाँ पर 27 इंटू 3 प्लस 29 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, देखो 27 इंटू 3 करेंगे, करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्या करेंगे 20 इंटू 3 60, 17 इंटू 3 21, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 प्लस 21 81, और यहाँ पर प्लस 29 इंटू 3 करेंगे, यहाँ पर 90 उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 87 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6, 7 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8, यहाँ पर 168 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 इज आर 6, यहाँ पर कितना बचा, ओ सॉरी 6 2 इज आर 12, और यहाँ पर क्या बचेगा
यहाँ पर 4 बचेगा और 6 8 इज आर 48। यहाँ पर कितना आ गया अपना एवरेज 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब शुरू के 6 दिन का जो एवरेज है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अब देखो आगे क्या बताया इसने, इफ द एवरेज ऑफ द होल वीक इज 28.5, मतलब पूरे हफ्ते का अगर एवरेज हम निकालें तो वो कितना है 28.5 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें लास्ट वाले दिन का, हफ्ते का जो लास्ट दिन है उसका टेम्परेचर बताना है। शुरू के 6 दिन का एवरेज टेम्परेचर कितना आया, 28 डिग्री सेल्सियस आया, और पूरे हफ्ते का लास्ट वाले दिन के टेम्परेचर को मिला के पूरे हफ्ते का एवरेज टेम्परेचर कितना आ रहा है 28.5 आ रहा है, मतलब 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे और सैटरडे और संडे। ओके, मतलब इसका भी 28 है, एवरेज आया ना अपना 28 शुरू के 6 दिन का, 28 28 28 28। ओके, अब देखो इसमें लास्ट वाला दिन अगर मिला लिया जाए तो उसमें पॉइंट, मतलब लास्ट वाले की वजह से 0.5 का इंक्रीमेंट सब में होगा। ओके, तो यहाँ पर 0.5 इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, और इसमें भी ऐड होगा, और इसमें भी ऐड होगा, और इसमें भी ऐड होगा, मतलब 28 तो यहाँ पर होगा ही, और 0.5 इसने सबको दिया, तो इसका मतलब ये फालतू एक्स्ट्रा कितना लेकर आया होगा, 7 इंटू कितना करेंगे, 7 इंटू 0.5 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5। तो इसका मतलब 28 प्लस 3.5 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 31.5, और यही लास्ट डे का, वीक का जो लास्ट डे है उसका टेम्परेचर होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 8 numbers is 21. If each of the number is multiplied by 8, the average of the new set of numbers। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, और क्यों समझना मैं आपको वही बता देता हूँ। ये क्वेश्चन एवरेज की एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी को बता रहा है। वो कैसे बता रहा है, देखो, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 21। भाई ये बोल रहा है कि कोई भी 8 नंबर है उनका जो एवरेज है वो 21 है। उसकी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि भाई सारे नंबर ही 21 हो। अगर सारे नंबर 21 है तो उनका एवरेज जाहिर सी बात है 21 ही होगा। तो 8 नंबर हम लिख लेते हैं, 21 21 21 21 21 21 21, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही हो गए, मतलब 8 हो गया टोटल। अभी बोल रहा है कि इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 8, अगर सारे नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दे, सारे नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दे। ये क्वेश्चन हमें, हमसे पूछ कुछ नहीं रहा है, लेकिन हमें कुछ बताना चाह रहा है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो 8 और 8, यहाँ पर 8 और 8, सबकी 8 से मल्टीप्लाई करनी है, ये तो बोला है क्वेश्चन में, इंटू 8। तो यहाँ पर हमें फाइनली क्या मिलेगा, 8 1 इज आर 8, 8 2 इज आर 16, 168 168 168 168 168 168 168 168, और जब आप इन सब का एवरेज निकालोगे तो वो भी 168 ही आएगा। मतलब ये बता रहा है कि अगर आप सभी नंबर्स के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे तो वो एवरेज पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये एवरेज की बेसिक प्रॉपर्टी है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A batsman had a certain average of runs for 16 innings. In the 17th inning, he made a score of 87 runs, thereby increasing his average by 3. What is his average after 17th inning? देखो इसने क्या कहा है कि भाई कोई बैट्समैन है, उसका शुरू की 16 इनिंग का कुछ एवरेज स्कोर रहा है। ओके, लेकिन 17 इनिंग में उसने 87 रन बनाए, उसका एवरेज 3 से बढ़ गया। ओके, तो 17वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज बताओ कितना हो गया। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो पहली 16 इनिंग है उसका एवरेज में मान लेता हूं कि कितना होगा, मैं x मान लेता हूं। ओके, अब उसके बाद 16 इनिंग्स है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 16x हो जाएगा, प्लस अब उसने बनाए कितने 87 17वीं इनिंग में बनाए, तो टोटल ये हो गया, टोटल इनिंग कितनी है 17 है, और उसका स्कोर पहले कितना था x, और बढ़ गया कितना 3। तो सिंपल यहाँ से इक्वेशन बन गई 60x प्लस 87 इक्वल्स टू यहाँ पर 17 x प्लस 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16x प्लस 87 इक्वल्स टू 17x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 51। ओके, तो यहाँ पर 16x और 17x, तो x इज इक्वल्स टू 87 माइनस 51 विच इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6 8 माइनस 1, तो ये आ गया 3। यहाँ पर कितना आ गया अपना 36 आ गया, और उसके बाद वो बढ़ा कितना, मतलब ये तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आई अपने पास
36 आई, मतलब शुरू की 17 इनिंग का जो उसका एवरेज स्कोर रहा वो 36 था, लेकिन 17वीं में बढ़ भी तो गया 3 से, तो 3 ऐड भी करने पड़ेंगे, तो उसका एवरेज 17वीं इनिंग के बाद कितना हो गया, 39 हो गया। ओके, अब इसी पर्टिकुलर चीज को हम, ये तो था कन्वेंशनल मेथड, अब इसी को हम ऑब्जर्वेशन से करते हैं। देखो, मतलब टोटल जो 17 इनिंग में उसने कितना स्कोर बनाया, 87 बनाया, और उसका एवरेज 3 से बढ़ गया। इसका मतलब वो पुराने एवरेज जितनी तो लेकर ही आया होगा, और वो 3 ज्यादा लेकर आया, तभी तो सारों में, सभी में 3-3 उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन उसने कितना किया, 17 × 3 विच इज इक्वल टू 51, मतलब 51 वो एक्स्ट्रा लेकर आया, एक्स्ट्रा लेकर आया ना। और टोटल उसका कितना था, 87 माइनस 51, 51 तो वह है जो उसने सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 87 में से 51 माइनस कर देंगे तो 16 इनिंग्स का वो, मतलब तो उसका वो आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, 87 माइनस 51 करेंगे, यहाँ पर कितना था अपना, 36 आएगा, और ये 16, क्योंकि और 17th के बाद उसका 3 से इंक्रीमेंट भी हुआ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। देखो, इसमें कैलकुलेशन कितनी कम है और इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये कम टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। 39 इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A batsman scored 108 runs in the 20th inning and thus increased his average by 2 runs per inning. Find his average score for the first 19 innings. देखो, इसमें क्या कहा गया कि एक बैट्समैन है, उसने 108 रन बनाए इन द 20th इनिंग, 20वीं इनिंग में। ओके, और उसका स्कोर इंक्रीज हुआ 2 रन पर इनिंग के हिसाब से, तो उसका एवरेज स्कोर बताना है 19 इनिंग्स तक कितना था। ओके, अब आप एक बार बताओ, उसके टोटल स्कोर उसका कितना था, 108 20th इनिंग में। ओके, और 2 बढ़ा, मतलब 20th इनिंग में उसने रन्स बनाने की वजह से उसका स्कोर, एवरेज स्कोर 2 से बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितने, और टोटल कितने इनिंग्स उसने खेली, 20 इनिंग्स खेली, और हर 20th इनिंग के बाद उसका स्कोर 2 से बढ़ गया, तो इसका मतलब 2, तो टोटल स्कोर कितना बढ़ा, 40 बढ़ा, 40 उसके पास एक्स्ट्रा हुआ ना। अब हम हमसे उन, मतलब 19वीं इनिंग तक पूछा है, तो सिंपल इतना वो एक्स्ट्रा लेकर आया, और टोटल उसने कितना बनाया, 108, तो जो वो एक्स्ट्रा लेकर आया उसमें से अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 68, तो मुझे मिल जाएगा ना 19th इनिंग तक उसका स्कोर क्या था, एवरेज स्कोर वो कितना था, 68 रन्स। ओके, सो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The average monthly income of P and Q is 50-50. The average monthly income of Q and R is 6250, and the average monthly income of P and R is 5200. The monthly income of P. Okay, इस तरह क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन बना लेनी है, लीनियर इक्वेशन। ओके, अब देखो यहाँ पर P एंड Q, इनका एवरेज मंथली इनकम दे के रखी है, P और Q की, तो P प्लस Q एवरेज की फॉर्म में मैं इन्हें लिखूंगा, वो कितनी है, 50-50। ओके, यहाँ से इनका सम भी निकाल लूंगा, P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 50-50 इंटू 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 50, 5000 की 2 से करेंगे तो 10,000 तो ये मिल गया, 50 प्लस 50 यहाँ पर आ जाएगा 10,100 रुपये, सिंपल। अब इसके बाद ये तो अपना हो गया P प्लस क्यू वाला, अब इसके बाद दूसरा वाला देखते हैं, Q प्लस R की जो मंथली इनकम का एवरेज है वो कितना है, 6250 है, तो इनका सम यहाँ से मैं निकाल लूंगा, Q प्लस R 6250 इंटू 2 विच विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 200, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 2 4, यहाँ पर 1 कैरी 5, 2 6 8, तो ये आ जाएगा 12,500 रुपये। ओके, ये अपना QR वाला आ गया। उसके बाद तीसरा है P एंड R भी दे के रखा है, यहाँ पर P प्लस R डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 5200, तो यहाँ से इसका भी मैं सम निकाल लूंगा, P प्लस R 5200 इंटू 2 करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 10,400 रुपये। ओके, अब देखो ये तीनों चीज़ें हमने इक्वेशन बना ली, अपनी इक्वेशन 1 हो गई, और ये इक्वेशन 2 हो गई, और ये इक्वेशन 3 हो गई। ओके, अब P के साथ P पूछा है ना आपने, तो P के साथ जो भी उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या है, Q प्लस R इक्वल्स टू 12,500 रुपये, माइनस करेंगे P प्लस Q, और ये कितना है 5,000
5,000 नहीं है, 10,100 रुपये है। P प्लस Q कितना है, 10,100 रुपये है। ओके, तो Q और Q ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, R माइनस P इज इक्वल्स टू 12,500 में से 10,100 घटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,400 रुपये आ जाएगा। भाई 12,500 में से 10,000 घटा दो, 2,500 बचे, 100 और घटा दो तो 2,400 बच गए। सिंपल ही हो गया, ये अपनी इक्वेशन यहाँ से 1 बन जाएगी। ओके, अब ये R माइनस पी हो गया, अब इसे घटाया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें से ये थर्ड वाले को भी करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, R माइनस पी इक्वल्स टू ये 2,400 था अपने पास, और अब इसे करेंगे P प्लस R वाले को। P प्लस R इज इक्वल्स टू ये कितना है, 10,400 ये है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये माइनस, तो R और R ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2P इज इक्वल्स टू 10,400 मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, P इक्वल्स टू 10,400, नहीं यार 10,400 कैसे मिलेगा, 2P इज इक्वल्स टू 10,400 में से 2,400 भी तो घटाने हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2P इज इक्वल्स टू 8,000 मिलेगा। और P इज इक्वल्स टू 8,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो P की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 4,000 आ जाएगी। और यही P की मंथली इनकम होगी। ओके, सो इसका B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The average salary of all workers in a workshop is 8,000. The average salary of 7 technician is 12,000 and the average salary of the rest is 6,000. The total number of worker in the workshop. देखो कोई वर्कशॉप है, उसमें क्या है, कुछ बंदे काम करते हैं और उनकी एवरेज सैलरी 8,000 रुपये है। और उन बंदों में से 60 टेक्नीशियन है जिनकी सैलरी 12,000 रुपये है एवरेज सैलरी, और जो बाकी बचे हुए हैं उनकी एवरेज सैलरी 6,000 रुपये है। तो ये बताना है कि उस वर्कशॉप में टोटल कितने बंदे काम करते हैं। ओके, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि भाई टोटल वर्कर जो है वो कितने हैं, एक्स है, और उनकी एवरेज सैलरी अगर एक्स है तो सभी में 8,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो उनका जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो सैलरी बांटी जाएगी वो कितनी होगी, 8,000 इंटू एक्स होगी। तो सिंपल, अब यहाँ पर जो 7 टेक्नीशियन है, 7 अगर टोटल नंबर एक्स है, मतलब टोटल वर्कर अगर एक्स है तो x माइनस 7, ये 7 अपने पास क्या है भाई, टेक्नीशियन कितने हैं अपने पास, टेक्नीशियन 7 है ना, और x माइनस 7 बाकी बचे हुए की वैल्यू आ जाएगी। अगर टोटल वर्कर x है तो x माइनस 7 बाकी बचे हुए वैल्यू आ जाएंगे, बाकी बचे हुए वर्कर, तो ये आ गई। ओके, और जो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 8,000 इंटू एक्स में होगा। तो सिंपल इसे रिलेट कर देंगे, इसे इक्वेट कर देंगे। 8,000 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू टेक्नीशियन कितने हैं 7, सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी 12,000 रुपये, और फिर उसके बाद बाकी बचे हुए बंदे कितने हैं, एक्स माइनस 7, उनकी सैलरी कितनी है, 6,000 रुपये। ओके, अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8,000 एक्स इज इक्वल्स टू 84,000 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6,000 एक्स माइनस 42,000। ओके, अब 8,000 एक्स और 6,000 एक्स, यहाँ से कितना आ गया, 2,000 एक्स इज इक्वल्स टू 84,000 माइनस 42,000, यहाँ से कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा। और x इज इक्वल्स टू 42,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21, मतलब टोटल वर्कर कितने काम करते हैं, 21। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh, sorry, there are no more questions. So, we are done for this session. आई विल हाईली रिकमेंड यू, अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, कुछ भी इसके अंदर पेड नहीं है। आपको सिंपल करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाओ, मास्टर एप्टीट्यूड सर्च करो और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। इसमें आपको क्या मिलेगा, लेट्स सपोज आपने अभी एवरेज पढ़ा, तो इस सेशन को आप उस एप्लीकेशन में अटेंड करोगे, एवरेज पढ़ोगे, सेशन को पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी जाएंगी, आप एक्सरसाइज करोगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, आप असाइनमेंट करोगे। उसके बाद आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं वो सब आपको वहाँ पर, ज़्यादातर आपको वहाँ पर मिलेंगे। और आपको क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना रहे। आपको सिंपल करना क्या है, मास्टर एप्टीट्यूड डाउनलोड करो और आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें टेस्ट भी दे सकते हो। लेट्स सपोज आपने एवरेज टॉपिक पूरा पढ़ लिया, आपने एवरेज का लेक्चर भी देख लिया, उससे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज भी कर ली, क्वेश्चन बैंक भी अटेंड कर लिया, सब काम कर लिए। अब आप इसका टेस्ट देना चाहते हो तो आप सिंपल वहाँ पर टेस्ट वाली टैब में जाओ और आपको करना क्या होगा,
इस टॉपिक को सिलेक्ट करो और अपना टेस्ट स्टार्ट कर लो। उसे बताओ कि मुझे कितने क्वेश्चन चाहिए इस टॉपिक से और अपना टेस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। उसमें कस्टम टेस्ट का भी फीचर है। कस्टम टेस्ट मतलब लेट्स सपोज आपने एवरेज पढ़ लिया, एजिस पढ़ लिया और आपने कोई भी और भी टॉपिक पढ़ लिया, तो आपको ये करना है कि यार मुझे इन 2 टॉपिक का एग्जाम देना है। तो आप सिंपल कस्टम टेस्ट वाले में जाओ और वहां से अपने टॉपिक सेलेक्ट करो और अपना एग्जाम आप शुरू कर सकते हो। सिर्फ उन्हीं टॉपिक के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको सिलेक्ट करना होगा कि भाई मुझे इस टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए और इसके चाहिए, कितने कितने चाहिए ये भी आप वहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। और आपको एक टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा जो कि टाइम बाउंडेड टेस्ट होगा और आपको फिर फाइनली उसके बाद रिपोर्ट दी जाएगी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। आप उसको रिपोर्ट को सेव भी कर सकते हो ताकि आप अपनी फ्यूचर प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। ओके, तो इसमें आपको सभी कुछ मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर आप एप्टीट्यूड को वाकई सीखना चाहते हो तो मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर आपके लिए कोई भी चॉइस नहीं हो सकती। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।